देखो, ताकत और अथॉरिटी, ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो बहुत महत्व रखती है जीवन में। हमेशा ध्यान रखना, कीमत व्यक्ति अपनी स्वयं की तय करता है। कीमत ही एक ऐसी वैल्यू है जिसको व्यक्ति एक ऐसा अदृश्य धन मानता है जिसे वो अपने लिए बेहतर मानता है। यदि आपकी कीमत नहीं है तो आप सबसे बड़े गरीब हो। यदि आपकी कीमत है तो आप सबसे बड़े अमीर हो। क्योंकि कीमत ये तय करती है कि व्यक्ति आपके संग कैसा व्यवहार करेगा। वास्तविक व्यक्ति व्यवहारिकताओं में ज़्यादा जीता है। वह कहता है, मैं जिस तरीके का व्यवहार चाहता हूँ मुझे उस तरीके का व्यवहार मिले। एक सामान्य व्यक्ति कहता है, मुझे अपना लालच पसंद है, फेवर पसंद है, स्वार्थ पसंद है, अर्थात मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे वो चाहिए। वो अपना खुशी या शांति संसाधनों में ढूंढता है। पर संसाधन की एक दूसरी परिभाषा भी है कि संसाधन कोई जीव नहीं है, वो एक वस्तु है, मात्र एक वस्तु जिसका उपयोग किसी भी तरीके से करा जा सकता है। आप उसका उपयोग अत्यधिक भी करके अपने आप का विनाश भी कर सकते हैं, तो संतुलित करके आप अपने आप को स्थिर भी रख सकते हैं। परंतु उससे शांत होना ये कदाचित भी नहीं लिखा हुआ। उससे अलग हो जाना एक संसाधन से कदाचित भी नहीं लिखा। एक नारी को यूँ कह के अगर आप यूँ कहे कि एक नारी, मैं तेरे संग सेक्स नहीं करना चाहता, मैं तेरे संग रहना नहीं चाहता, तो वह नारी आपका दमन कर देगी, अर्थात आपका जीना आराम कर देगी या आपको मार देगी। क्यों? आप उसकी मूल प्रकृति जो है आप उसको ही अपनाने से मना कर रहे हैं। यही चीज़ है संसाधन, कि संसाधन ये कोई गलत बात नहीं है कि हम एक नारी को, एक महिला को वस्तु के समान तोल रहे हैं, परंतु ये हकीकत है, एक कड़वी सच्चाई है कि समाज तो वस्तु के समान ही तोलता है, बेशक भारी रूप से क्यों नहीं दिखाए। अच्छा, ये चीज़ें पनपी कैसे? तो ये मेरे पर्सपेक्शन में समझो, ये चीज़ें पनपी कैसे? ये चीज़ें सब चीज़ें ऐसे पनपी, मैंने चिंतन करा कि देखो, एक नारी महिला है, कोई वस्तु नहीं है, जीविका चलाने वाली, धारण करने वाली वो है। परंतु यहाँ पे मुझे दोनों ही पक्षों ने गलत साबित कर दिया। क्या गलत साबित कर दिया? खुद नारी एक बालक की इच्छा रखती है, सामाजिकता ज़्यादा महत्व रखती है, वे इल्यूजन्स में जीना ज़्यादा पसंद करती है, एक खूंखार व्यक्ति को बुलाना ज़्यादा पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू हम जैसे संतों को। तो पहले तो हमारा एक अपमान खुद नारी ने खुद ने कर दिया, संसाधन ने खुद ने कर दिया कि तुम मेरी आइडेंटिटी मिटा रहे हो कि मैं एक वस्तु हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, वस्तु का उपभोग करने वाले व्यक्ति, उनकी जब हमने मानसिकता देखी, उनके अंदर जब पैटर्न देखे, तो हमें समझ में आया वो अपने को दिखा इस तरीके से दे रहे हैं, मतलब कि पर्सपेक्ट इस तरीके से करवा रहे हैं कि देखो वो किसी नारी को वस्तु नहीं समझते बल्कि नारी समझते। परंतु आंतरिक हम जानते हैं कि वो एक नारी के संग जब भी बातें करते हैं, या कोई पुरुष यूँ कहता है कि मैं क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते, और दोस्त बनने के बाद जब वो 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाद चैट करना चालू कर देते हैं, 40 दिन बाद क्या बोलते हैं वह रिलेशनशिप में आ जाते हैं, 50वें दिन बाद वो एक कमरे में जाके पूरी अपने मन की इच्छा उतार देते हैं, 60वें 70वें दिन बाद प्रेगनेंसी आ जाती है, उसके 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है, उसके 10 महीने बाद उनके अनाप होने लग जाते हैं, फिर उसके कुछ सालों बाद वे बच्चे की ज़िंदगी तबाह करते हैं, उसके कुछ ये सब क्या है? इमेच्योरेशन है। समय से पहले आपने वही एक साधारण व्यक्ति की या साधारण भांति की तरह कार्य करे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करे जो कि दिखे। अब यहाँ से गॉड से पर्सपेक्ट क्या होता है, मेरे से पर्सपेक्ट क्या होता है? सीधी सी बात, ठीक है ना, कि सपोज़ कर लो, मान लो कि पूरी दुनिया मैंने बनाई, मेरी कल्पनाओं ने पूरी दुनिया बना दी, ठीक है। तो ये सपोज़ करो कि मेरे पर्सपेक्ट से ये दोनों क्राइटेरिया बने कैसे, निर्मित कैसे हो मेरे चिंतन से? ये आलस, ये सेक्स, ये सारी भावनाएं उसमें कब व्यक्त हुई? जब मेरे आसपास की प्रकृति जो मुझसे उलट करती है, ये उलट करती क्यों है? ताकि मैं दोनों तरीक़ों को देखूं, मैं केवल एक सही तरीके को ना देखकर मैं उसकी गलत की, मैं दिन और रात के दोनों पहलुओं को देखूं, अतः अपनी पहचान, पूर्ण पहचान को देखूं, निरंतरता को, कि सही भी क्या और गलत भी गलत क्यों है। ठीक है। जब मैं ये दोनों पक्षों को देखूँगा, तो जब वो पहले बार पक्ष दिखाएगी मुझे बुरे तरफ का, व्यवहारिकता होगा, सामाजिकता होगा, तो केवल मेरे जो वास्तविक चरित्र होगा उससे उलट दिखाएगी।
वो उलट दिखा के लिए, वो उलट इसलिए दिखा रही है ताकि मैं उस चरित्र को देख के अपनी या तो कीमत बनानी चालू करूँ, तय करनी चालू करूँ, और दूसरी चीज़ मैं प्रभावित होकर चीज़ों के बारे में दुरुपयोग समझने लगता हूँ। कैसे? साधारणतः से समझो, एक खूबसूरत नारी अपने ऊपर घमंड करती है कि मैं खूबसूरत हूँ। ठीक, अब सामान्य की बात है, अगर हम खूबसूरत हैं, हम भी आकर्षित हैं, तो कोई नारी हमारी क्या बोलते हैं, बदनामी नहीं करेगी, हमें कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी। ठीक, परंतु सपोज करो प्राणी सब है, अब मैं उस पक्ष की तरफ रख रहा हूँ अपने आप को जो व्यक्ति बुरा, वो गंदा दिखता है, मन से अच्छा है, सारे गुण मेरा दिखता है, सब गुण, परंतु शकल से बुरा है थोड़ा सा। अब एक सामान्य व्यक्ति क्या हरकतें करेगा? अब ये सामान्य व्यक्ति के अंदर भी हरकतें कैसा है, ये हमारे अंदर ही होता है। किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी सत्य ज्ञानी की बात सुनकर हमारे अंदर एक मानवता होती है, हमारे अंदर एक शारीरिक तत्व होता है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं मान लेना, पहले इल्यूजन्स में जाना, पहले बह जाना, प्रभावित हो जाना है, फ्लो हो जाना। कहने का तात्पर्य क्या है? सपोज करो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी भी कामयाब नहीं है, मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, मैं एक क्या बोलते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, जीवन में मैं एक दुखी व्यक्ति की भावनाएं जी रहा हूँ अपने आप में। अब मान के चलो कोई सत्य ऋषि, कोई व्यक्ति मुझे आया, कर्म करने के लिए कह रहा, कर्तव्य करने के लिए कह रहा, तो क्या मैं उसकी तरफ तुरंत प्रभावित हो जाऊँगा? नहीं, मैं उसको इग्नोर करूँगा। ठीक है, कोई बदसूरत व्यक्ति आया, वो मुझसे कह रहा मेरे संग सेक्स कर लो, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे को इच्छा नहीं है। क्या वैसे मैं इसे यूँ कहता हूँ कि मुझे सेक्स की इच्छा नहीं है, पर रियलिटी क्या थी कि मैं उसकी तरफ प्रभावित नहीं हुआ। फिर उसी की जगह कोई सुंदर व्यक्ति आता, मान लो सौंदर्य व्यक्ति आता, मैं उसको भी कह देता तेरे संग मुझे सेक्स की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में मुझे सेक्स की इच्छा नहीं थी। ठीक है, परंतु उसकी तरफ मैं प्रभावित जरूर होता, मैं उसके बारे में चिंतन जरूर करता एक सुंदर नारी के कारण, है ना, क्योंकि उसका कारक था, आकर्षता का गुण था। एक तत्व दूसरे तत्व को यही तो आकर्षित कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, एक तत्व जब दूसरे तत्वों को प्रभावित कर रहा, मान लो एक तत्व ने दूसरे तत्व को प्रभावित नहीं करा, तो उस तत्व ने उसमें कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। परंतु सपोज करो कोई ऐसा तत्व आया जो आकर्षित तत्व है, अब उसने आकर्षित करा तो प्रभाव होना अनिवार्य है। अब यहाँ से हमें समझ में आता है कि जब कोई जीव या कोई जंतु, अब यू की कंडीशन में देखें तो यू की कंडीशन में हमें दिखता है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ वो कर रहा है, तो हम क्या एजेंडा बना लेंगे, क्या प्रभाविकता बना लेंगे? हम प्रभाविकता बना लेंगे कि गोरी चमड़ी वाली, हाँ जी, सुंदर चमड़ी वाली, आकर्षता वाली औरत किसी काम के लिए ये दुनिया स्वार्थी है। पहला नियम तो यहाँ से ये बन गया। अच्छा, फिर जब हम अपनी कीमतें बना लेंगे, कीमतें उजागर कर लेंगे और कीमतों को प्राप्त कर लेंगे, तो हम उसके संग बलात्कार कर लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। अर्थात कहेंगे तुम केवल एक मानव हो, तुम्हारा तुम अपनी सुंदरता पे होता, हमने तुम्हारी सुंदरता ये ली है, तुम्हें रिटर्न दिया है, मनी, संसाधन और लग्जरीज हैं, ऐशो आराम सब कुछ दिया है, पर हम तुमसे प्रेम नहीं करते। हम केवल तुम्हारी ये जो भारी परत है इसको नोचने के लिए आए। ये मानसिकता कब बनती? हर व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति चिंतन करता है कि अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पर मैं यूँ कहता हूँ, मैं यूनिवर्सल पर्सन ये चिंतन करता है, डेविल यूँ चिंतन करता है कि बुरे व्यक्ति के अंदर वो ऐसे क्या उसके अंदर कारक बनते कि उसने बुरे को ज़्यादा चुना एज कम्पेयर टू अच्छा। देखो, मैं उस व्यक्ति की मानवता की बात नहीं करूँगा जो प्रभावित होता है संगति में। जैसे मान के चलो 10 गुंडे हैं, उसे मज़ा आ रहा है, ये तो करना है कि ऐसे को, तो फिर क्या होता है, इनका हसर एक ही होता है कि मृत्यु ये बड़ी गंदी बात है, पूरे जीवन काल तक ये सुख झेलते हैं, पर इनकी आत्मा है मुझ में समा रहती है। ये नर्क में ऐसी जगहों पर फेंकते हैं इन्हें जहाँ ये ज़िंदगी भर वही चीज़ें दोहराते रहते हैं। ठीक है ना, तो मैं कोई एविल नहीं हूँ, मैं एक डेविल हूँ। मैं हर किसी का जानता हूँ किसको क्या लेना है, क्या नहीं करना है मुख्यतः। ठीक है, ये मानवता नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। मैंने कहा था प्रकृति को एक ही चीज़ पता है, केवल एक ही कीमत पता है, केवल क्या है वो? एहसास। जो व्यक्ति फ्लो में कार्य करता है, प्रभावित होकर कार्य कर रहा है, उसके कर्म हमसे दुष्प्रभावित होते हैं, अर्थात वो जिंदगी व्यवहारिक है,
जिंदगी के संग जैसा संबंध करोगे वैसा संबंध रहेगी। प्रकृति व्यापारिक संबंध नहीं दर्शाती, मानव व्यापारिक संबंध दिखाता है। और मैंने कहा था मानव कौन है जो प्रभावित हो रहा है। प्रभावित का मतलब फ्लो, मतलब कि भाव, जो फैलाव कर रहा है, जो बह रहा है चीज़ों में, जो चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, वे मानव है। अर्थात कहने का मतलब है एक प्रभावित व्यक्ति व्यापारिक संबंध दिखाता है। प्रभावित व्यक्ति अपना स्वार्थ देखेगा। प्रभावित व्यक्ति अपनी जीविका को, वास्तविकता को भूलकर केवल अपने हित की चीज़ें के देखेगा। अर्थात अगर प्रभावित व्यक्ति की देखें जो अपनी सुंदरता से प्रभावित है, उसके अंदर एरोगेंसी, आकर्षता का घमंड, ये समझ चीज़ें आनी अनिवार्य है, निश्चित है। इस निश्चितता को कभी खुद ईश्वर नहीं वो कर सकता। जब वह आलस में, इन सब चीज़ों तत्वों में बह जाता है तो खुद स्वयं ईश्वर होकर वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है, वह अपनी पहचान को भूल जाता, मूल्य का। वह ये भूल जाता है कि जीवन केवल ये है, ये अनंत जीवनों का मालिक हूँ मैं, परंतु वो केवल ये ध्यान कर लेता है कि ज़िंदगी का कुछ मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी ऐसी है। तो वो फिर क्या कर लेता है, एक शरीर को एक सोफे पे बैठे बैठे तोड़ रहा होता है, अर्थात अपनी पहचान को ज्ञात कर रहा होता है, और वो पहचान भूल रही होती है। क्योंकि मेमोरी हम जानते हैं, जितना प्रयास करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, जितना धड़ाप करोगे, जितनी कसरत करोगे, उतनी मेमोरी बनती है। और यदि चीज़ें ठहरा दोगे, चीज़ें एक जगह स्थिर हो जाएगी, चीज़ें बिखरी हो जाएगी, तो जीवन अंत की तरफ जाएगा, अर्थात आलस, ये सारी चीज़ें आएगी। देखो अत्यधिक चीज़ें दो तरीके से आती है, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड का मतलब क्या है, जब चीज़ें पता चल गई कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो किसी फ्लो में ना होकर आप न्यूट्रल अवस्था प्राप्त कर ली, परंतु आपकी मृत्यु नहीं हुई। तो ये जन्म कैसा है, ये अनबैलेंस वो है कि आपका शरीर है पर आप अमरता प्राप्त कर चुके। तो इधर क्या होगा, इधर आपका अंत होगा। क्या अत्यधिकता आएगी, आलस आएगा है, और ऐसे प्रभाव आएंगे जो अंदर ही अंदर मारेंगे, आंतरिक रूप से मारेंगे। फिर अगर अत्यधिकता ऐसी होगी कि फ्लो में होगी, जैसे इन्फ्लुएंस हो गया कि मैं तो लाखों जनों को मारूंगा, करोड़ों जनों को मारूंगा, है मैं सारी दुनिया मेरी है, अहंकार फिर वहाँ पनपेगा। वहाँ फिर ऐसे तत्व पनपेंगे जो कि वो भी अत्यधिक हो गए, वो भी अत्यधिक हो गए, पर वो ठहरा नहीं रहे, वो आपको इतनी तीव्र गति से लेके जा रहे हैं कि आपका अंत बड़ी जल्दी नजदीक आ रहा है। तो अंत दो जगहों पे है, एक शुरुआत जीरो से पहले भी और जीरो के बाद भी, मतलब नेगेटिव साइड भी अनंत है और पॉजिटिव साइड भी अनंत है, जैसे इंटीजर्स भी कहते थे सामान्य इस बात है ना। तो मैंने वहाँ से नहीं उठाया कॉन्सेप्ट, पर मैंने रियलिटी में बता दिया कि इस तरीके से अनंत तो है, अनंत में ही अंत है, क्योंकि अनंत कुछ नहीं है, वो वही चीज़ है जो अंत के करीब है। आप अनंत को पा लेना, अर्थात शून्य को पा लेना, ठीक है, समाई हुई चीज़ को पा लेना। और जो बीच की स्थिति है वो ये चिंतन कर रही है क्या मुझे कुछ करना है या मुझे मृत्यु लेनी है, ठीक है। तो शून्य, अगर मृत्यु लेते हो तो जीवन नई तरीके से नई दुनिया में चालू होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट में। और यदि नेगेटिव क्यों है ये, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव, इसलिए मतलब किसी और दुनिया में चालू होगा। और यदि अगर आपको यूँ चिंतन यूँ करा मुझे कुछ करना है, तो आप उधर अपनी दिशा में चलोगे। अब आप जितनी तीव्र गति से चलोगे वो अत्यधिकता को मापन करेगी, और फिर आपका अंत उस डायमेंशन में आ जाएगा कि आपको फिर अंत में लाके फिर से मृत्यु पानी पड़ेगी। तो यहाँ से एक और इंटीजर डायमेंशनली कनेक्टेड होता है कि जीरो के बाद पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी आ रहा है, जीरो के बाद नेगेटिव साइड इन्फिनिटी आ रहा है, और जीरो के बाद जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी के क्लोजेस्ट टू हो जाओगे देन वहीं से एक और जीरो पनपेगा, जैसे कि 0 1 या 0 थीटा। वो 0 थीटा एक और डायमेंशन को निकालेगा, जिसे कह के 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, जिसे कॉम्प्लेक्सिस नंबर कहते हैं। मतलब एक अनदर डायमेंशन वहाँ से कंटिन्यू हो, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स होएगी। आपकी मैथमेटिक्स एक हद के बाद अपने नेचर को एक जगह स्टैटिक कर देगी, कुछ नंबर्स एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। ये लिमिट आप या तो 9 से तय कर दो, 99 से तय कर दो, 999 से तय कर दो, 49 से तय कर दो, 59 से तय कर दो, जहाँ तक व्यक्ति कल्पना हो वहाँ तक तय कर दो, जहाँ तक चीज़ें बोलो। बस उसके बाद आपको चीज़ें डायमेंशनली चेंज करनी पड़ेगी, और जब डायमेंशनली चेंज करोगे तो वापस जीरो से बननी चालू होगी। दिस आर लूप्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं सब कुछ जानता हूँ, ए टू जेड जानता हूँ मैं, इसलिए मैं हूँ मैं। दूसरी चीज़ जो कि समझ में आती है कि पहला कारक तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक औरत जो है घमंडी होती है, अहंकार होता है, उसके अंदर एक प्रभाव से आस उत्पन्न होता है। दूसरी चीज़ की क्या बोलते हैं, दुर्व्यवहार करा। अब तीसरी चीज़, एक व्यक्ति बुरा कब बनता है। देखो
एक गौड़ बूढ़ा तब बनता है जब अपनी ही हरकतों पे, ये हरकतें बनी कैसे, भारी प्रकृति चीज़ें दिखा के रही। प्रकृति वही चीज़ दिखा रही है जो कोई ना कोई समय में एक गौड़ रह चुका है। सपोज करो एक समय में एक गौड़ आलस रह रहा था, एक समय में एक गौड़ संत की तरह था, एक समय में एक गौड़ क्या बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति की तरफ था जो आदर्शवादी चीज़ों को ज़्यादा मानता था। एक समय में एक गॉड क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ था जो परफेक्ट चीज़ों को बेटर मानता था। परफेक्ट मतलब कि यंत्र होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मतलब इन्फ्लुएंस के अलग अलग लेयर्स। अब ये अलग अलग लेयर्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी, यही नेचर खिला जाएगी दूसरे के लिए। सपोज करो मैं इन्फ्लुएंस 1 में हूँ, फ्लो 1 में हूँ, एक बहती हुई नदी में पहली नदी में हूँ, तो दूसरी नदी को देखकर मैं उससे इन्फ्लुएंस होऊंगा। और जब मैं दूसरी नदी में बह रहा हूँ तो मैं पहली या तीसरी नदी को देख के इन्फ्लुएंस होऊंगा। तो ये नदियाँ आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये उसी तरीके से भाव चलने की कोशिश करती है जिस तरीके से इससे चलना होता है। अब इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं। पहले और दूसरे के कारण जब कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उससे पहले दूसरे की पर्सनैलिटी तो हुई, पर एक मिश्रण पर्सनैलिटी बन गई तीसरी लेवल, फ्लो थ्री या इन्फ्लुएंस 3 या एक नदी तीसरी बन गई, तीसरी नदी बन गई। अब तीसरी पहली के कारण कोई चौथी निर्माण हो, अब तीसरी और दूसरी के कारण कोई पांचवी निर्माण हुई, ऐसे फिर चौथी पहली के कारण ऐसे, फिर चौथी दूसरी के कारण ऐसे, फिर चौथी तीसरी के कारण ऐसे, ऐसे अनंत है नदियाँ पैदा होती चलेगी। ऐसे कहते हैं एक ही से एक सबक चीज़ें बनी हैं। प्रभाविकता पहले एक चीज़ थी जो न्यूट्रल थी, जो शांत थी, स्थायी थी, समय के संग निरंतर होगी, निरंतर से फिर निरंतरता पन पे चलेगी, दोहराव बदलाव और यही अनंत सागरों का निर्माण है। अब अच्छा, अब थोड़ा समझो कि विज्ञान का मतलब क्या है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ सकता है कि विज्ञान मतलब कि साइंस मतलब कि ये सब नाम दिए गए, इसके मूलभूत प्रकृति में बताऊँ, ठीक है। और प्राकृतिक नियम भी कहते हैं विज्ञान को। और विज्ञान कुछ नहीं है प्रकृति से विभिन्न होके, मैं बताता हूँ, प्रकृति नाम की कोई चीज़ मत मानो अभी के लिए, ये मानो कि विज्ञान केवल ये है एक प्रक्रिया को ऑब्जर्व करना। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या प्रोसेस एग्जिस्ट करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान होना अनिवार्य है, ये ध्यान होना अत्यधिक अनिवार्य है कि जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं, मान लो एक एलिमेंट दूसरे फॉर्म एलिमेंट में बदला, तो जब बदला तो बदलने क्यों बदला और कैसे बदला, ये जो रूप है रूपांतरण करा किसी चीज़ में, तो किस तरीके से करा, द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ साइंस। साइंस क्या है? ऑब्जर्व करना किसी भी तरीके या प्रोसेस को। ये प्रोसेस क्या है? रूपांतरण, रूप का बदलना, चेंजेबल फॉर्म, ठीक है। जैसे एक नदी दूसरी नदी से प्रभावित होकर तीसरी नदी का निर्माण कर रही है, या वही नदी दूसरी नदी में विलीन हो जा रही है, एक दूसरे से प्रभावित होकर एक तरीके से बह रही है। और ये हम इसमें कह सकते हैं एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हाँ भाई, रेजोनेंस नाम की भी चीज़ होती है। जब एक तरह की ध्वनि चल रही होती है फ्रीक्वेंसी में, तो पानी भी उसी फ्रीक्वेंसी में चलने लग जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ये नई तरीके की फ्रीक्वेंसी का निर्माण हो जाता है कभी कभार गलती से, कि पानी में हलचल पैदा हो जाती है, और पानी में क्या बोलते हैं, भवंडर भी आने पैदा हो जाते हैं ध्वनियों से, ठीक है। तो एक ऊर्जा पार्टिकल्स के दोनों को अपने संग संग्रहित करती है, प्रभावित करती है, फ्लो करती है, ये भी हमें समझ में आता है मुख्यतः। तो ये सब हम कह के वैज्ञानिक है, जिससे तो विज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, अर्थात ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है नेचुरल वो है फिनोमिना कि दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है, और ये प्रभावितता जो रूपांतरण कर रही है एक चीज़ का, ये रूपांतरण ही विज्ञान कहलाता है, अर्थात ये प्रक्रिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं, विज्ञान की तरफ होते हैं, ये जो तंत्र विद्या करते हैं, क्या करते हैं, ये भी विज्ञान ही एक तरीके का। अच्छा अब एक और चीज़, विज्ञान चलता है परिणामों में, विज्ञान चलता है क्या कारण, और फिर जो मानवता चलती है, प्रकृति जो चलती है वो चलती है कारण पे, मानव चलता है विज्ञानों पे, ठीक है। तो अब समझो, मानवता जो चलती है, सोच जो चलती है, वो चलती है परिणामों पर, ठीक है। पर प्रकृति जो चलती है वो चलती है कारणों पे। कहने का मतलब क्या है, देखो दो ही चीज़ें हैं, या तो तुम होगे या तुम्हारी प्रकृति होगी, ठीक है, या तो तुम होगे या कोई और होगा, ठीक है। कोई और में प्रकृति आ गई, सभी लोगों की सम्मिलित, ठीक है, जिसमें समाज ये सारी चीज़ें आ गई, जो कि सबसे बड़ा इल्यूजन है, ठीक है। हकीकत में हो आप केवल, अब यहाँ समझो, आप देखोगे परिणाम, पर आपकी प्रकृति या आपकी मूल जीविका देखेगी कारण, ये चीज़ घटी क्यों। अब देखो,
जो कारण है वो एक समय देख रहा है, समय काल देख रहा है। समय काल का अर्थ है समय और काल। काल जब पीछे लग रहा है तो मतलब है काल का एक अंश समय है, ठीक है। तो समय चार तरह के, ये चार समय चार कालों को परिभाषित करते हैं। अर्थात ये ब्रह्माओं को परिभाषित करते हैं। ब्रह्मा कौन है? काल के प्रतिबिंब, काल का जो पलटू रूप है, एक काल का जो शारीरिक रूप है वो ब्रह्मा है। जैसे मन क्या है? ब्रह्मा। मन ब्रह्मा है। मन शरीर से भी प्रभावित होता है, व्यक्ति से भी प्रभावित होता है। वो काल क्या है? जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। जो मृत्यु है, अकाल मृत्यु यूँ कह सकते हैं ना। तो अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? ऐसी मृत्यु जो शरीर से प्रभावित ना हो, शारीरिक संबंध में, प्राकृतिक संबंधों में ना हो, ठीक है। और कालिक मृत्यु क्या होगा? शरीर, शारीरिक मृत्यु या वो सारी मृत्यु। अब देखो, ये जो प्रकृति की मृत्यु है ये काल को कौन परिभाषित करती है? अकाल का अर्थ ये है कि काल के नियमों का उल्लंघन करके या बाहरी रूप से मृत्यु लेना, आंतरिक रूप से मृत्यु न लेना, ठीक है। बाकी दोनों ही काल है, काल के रूप है। अब यहाँ पर समझ आता है, समझ में आता है समय चार है। तो नियति में समय कैसे चला? देखो पहली बात तो मैं बता दूँ, नियति मतलब जो चीज़ घट रही है या जो चीज़ घट चुकी है, ठीक है। तो कोई भी नियति है, कोई भी चक्र अपने आप में एक काल है। पहला उत्तर तो ये मिल गया कि कोई भी चक्र या कोई भी चीज़ अपने आप में काल है। तीनों ब्रह्मा काल है, पहली बात तो मैं ये बता चाहिए, ठीक है। तीनों ब्रह्मा जो है वो काल है, ठीक है, काल के रूपक है, ठीक है। अच्छा, फिर जो काल है वही परिणाम है। इन तीनों के कारण जो भी घट चुका है वो सब काल है, ठीक है। अच्छा, जो घट रहा था और क्यों घट रहा था, किस कारण रूप घट रहा था, वह कारण खुद काल है, अर्थात समय है, ठीक है। और चौथा समय कौन सा है? चौथा समय आना इन चक्रों की माया है, अर्थात स्वयं काल है। मृत्यु अर्थात स्वयं, मृत्यु ही परिणाम है, मृत्यु ही कारण है और मृत्यु ही नियति स्वयं है, चक्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया ये तीनों ही स्वयं काल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया परिणाम काल है, नियति काल है। नियति मतलब जिसमें ये चक्र पूरा काल है, और इस चक्र में जो क्रियाएं कर रहा है वो स्वयं काल है, अर्थात चारों ही काल है। इसे यूँ ही कह लो, विधाता जो देख रहा है चक्रों से परे, नियति से परे, नियति जिसकी है, नीति जिसकी लिखी हुई है उसके द्वारा नियति जो रच रही है वो विधाता। रचयिता जो कोई ना कोई परिणाम फैला रहा है, कोई ना कोई परिणाम तय कर रहा है। कर्ता जो ये तय कर रहा है, ये तय कर रहा है कि कारण क्या है। और कंट्रोलर यानी नाथ जो स्वयं ही चीज़ें भोग रहा है, ठीक है। इनकी पोजीशन से अलग भी हो सकती है, मैं मतलब मैंने गलत तरीके से बोल दिया मुख्यतः, मुझे लग रही है गड़बड़ी एक जगह, ठीक है। फ्लो पर तो हमेशा ध्यान रखें ये चारों ही काल है, इसलिए मैंने कहा था समय चार है, ना कि तीन, ना दो है। अगर आपको टाइम मशीन बनानी है, समय यंत्र बनाना है, समय में आगे पीछे जाने के लिए हमें उपस्थिति चाहिए, तो पहले आपको चार अवस्थाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। ये चार अवस्था डायमेंशनल लिख सकती है, ठीक है। अब अगर मैं यूँ बताऊँ मुख्यतः, ये बताऊँ कि जितनी चीज़ें मैंने बात करी, अब यहाँ पे समझो कि ताकत और कीमतें बनती कैसे। ताकत और कीमतें मैंने पहले बता दी, क्योंकि मेरे पर ज़्यादा सवाल नहीं है, मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे ये बता सकूँ कि भाई क्या बोलते हैं, चीज़ें ऐसी घट की रही है, ठीक है। मैंने साधारण से उत्तर बता दिए कि एक आलसी व्यक्ति क्यों है, वो खुद एक गॉड था उस समय में जब वो था। तो जब अगले समय वो अपने आप को देख रहा, तो देख रहा है यार ये तो, इससे तो कोई कार्य नहीं, ये तो विफल ही थे, है ना। तो हकीकत भी वही है, कल्पना भी वही है, वो अलग अलग रूप धारण कर रहा है। अब वो अपने ही रूपों को देखकर ईर्ष्या कर रहा है, यूँ सोच रहा है कि मैं ऐसा क्यों था, या ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति गंध है। तो वो जब वो गंध वाली प्रवृत्ति दिखा रहा, तो अब वहाँ पे की कोई दूसरी प्रवृत्ति भी आएगी, वो कहेगी ये व्यक्ति गंदा है क्योंकि दूसरों से घृणा करता है। अच्छा, एक व्यक्ति फिर वहाँ पे ये भी पनपेगा जो फिर अपना स्वार्थ देखने लग जाएगा, तो फिर जब दूसरे पल का वेरिएंट आएगा वो भी देखेगा और यूँ कहेगा कि क्या बोलते हैं ये व्यक्ति स्वार्थी है, पूरी दुनिया स्वार्थी है। तो ये डायमेंशनली सारे इंटरकनेक्ट, ठीक है। सारे रूप मुझ में झलकेंगे, मुख्यतः सारे रूप समय समय में मुझ में झलकेंगे, इसलिए मैं चौमुखी ज्ञाता हूँ। ऐसी थोड़ी ना हो, चौमुखी का मतलब है ब्रह्मांड 3 मुखों से बना, ब्रह्मांड के अनंत तक का जान ले विचार है।
और आखिर में ये भी जान लिया कि सारे जो घट रहे थे, सब चीज़ें जो घट रही थी वो स्वयं मैं ही घटा रहा था, और मैं ही घट रहा था, और मैं ही अपने आप को जज कर रहा था ए टू जेड टाइम। ठीक है ना। तो ये पता चला नालायक की नालायकी इस कारण से, ठीक है, मुख्यतः। तो अब एक चीज़ और सुनो, मैं तो आखिरी बात करके यहाँ से रफू चक्कर होऊंगा। रफू चक्कर होने का मतलब ये है मैं यहाँ से जाऊँगा अभी कुछ काम करने। तो अब आखिरी बात समझो, मेरी मन की मानसिकता यूँ कहेगी, मुझे इस उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बालकपन में मैं यूँ कहूँगा, जब मैं नादान था, मैं मैच्योर नहीं था, कहूँगा सब कुछ जल्दी पा जाएगा, सब कुछ बेहतर पा जाएगा, और अगले पल ही मुझे खुश क्यों नहीं मिली। देखो पहली बात तो शुरुआत से ऐसी चिंतन नहीं करूँ, मैं यूँ नहीं कहता कि मुझे सब कुछ जल्दी पा जाएगा, सब कुछ वो पा जाएगा, सब कुछ वो पा जाएगा। हाँ, मैं नीतियाँ जरूर बनाता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी जरूर बनाता था। अगर इन स्ट्रैटेजी को, इन नियम्स को लागू करो अपने जीवन में, है ना, तो सबसे जल्दी पैसा कमा लोगे आप। चीज़ें क्योंकि जैसे मेरी क्या थी, आप कोई व्यापार करो, जीविका अपनी बेहतर करो, और जीविका बेहतर करने के बाद जैसे ही आपको बढ़िया काम लगे, अपना काम बंद करो, दूसरा काम चालू करो, तो फिर इसमें आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ हकीकत है, अगर इसको सही तरीके से करा जाए। और फिर क्या था, मुझे उस समय बाकी चीज़ों का ज्ञान भी नहीं था, बाकी तत्वों का या बाकी कारकों का, तो ये थोड़ी आधी अधूरी रह जाया करती थी। तो आने वाले समय में फिर वो ज्ञान हुआ, फिर वो ज्ञान हुआ। तो ये देखो, अब ये जो पीछे वाला समय है, ये गया नहीं है, ये वापस मुझे दोहराएगा। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा जो इसी तरीके की आदि सूझबूझ रखता होगा, आदि सूझबूझ रखता होगा। और मैं जो विकसित व्यक्ति हूँगा, मैं इसके संग दो तरह के प्रभावित करूँगा। या तो मैं इसको पहला प्रभाव क्या करूँगा, पहला प्रभाव मैं समानता से यूँ करूँगा, इसके संग यूँ करूँगा, है ऐसे भी कोई जीव होते हैं जो आदि बुद्धि सूझ पे चलते हैं, जो किसी की मानते ही नहीं हैं और अपना जीवन करने के चले। तो मैं कि एक सामान्य व्यक्ति की भांति इसको क्या करूँगा, अपमानित करूँगा। और जब मैं इसको अपमानित करूँगा, तो यही रूप मुझे जब इसी रूप में जब मैं बाद में आऊँगा, तब मैं यूँ कहूँगा, और इसी रूप को मैं अपने बाद को देखूँगा, तो मैं कहूँगा किसी को अपमान करना किसी का कोई कर्तव्य नहीं होता। और फिर मैं यहाँ के तय करूँगा, मैं यहाँ ये तय करूँगा कि देखो, फिर मैं एक व्यक्ति की इज्जत करूँगा। तो ये रूप बदल के दोहरा के मुझे आएगी, अर्थात मेरी ही करती हुई प्रकटम क्रिया है, मुझे ही वापस लौट के आएगी, और मैं चीज़ें ज्ञात करूँगा। क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे योग्य बनना है। मैं सबसे पूर्ण निपुण व्यक्ति हूँ, ठीक है। पूर्ण और निपुण का मतलब है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, जो परफेक्ट है, और निपुण का मतलब है सबसे बेहतर। क्यों हूँ, क्योंकि ये चीज़ें दोहराती है, मुझे याद कराती है, मुझे बदलाव होता है, मेरे ही परिवर्तन से एक और नया समय बन जाता है, एक और काल बन जाता है। वही काल मुझे ब्रह्मा के रूप में दिखता है। पर मैं ब्रह्मा को ज्ञात करता रहता हूँ, ज्ञानों को ज्ञात करता रहता हूँ, और सप्तऋषियों का सप्तऋषि, परम सप्तऋषि कहलाता रहता हूँ, युगों में युगस्मी। क्यों, यही चीज़ें हैं मुख्य। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि चीज़ें बनी कैसे हैं, निर्मित कैसे हुई है। फिर एक समय के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी को कह दूँगा कि देख, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई वो एग्जिस्ट करता, बस यही समय अब प्रारंभिक रूप में समय चलेगा। फिर मैं यूँ कहूँगा कि यार, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, हम अनंत हैं, हम विकृत है, हम एक सामाजिक व्यक्ति है, मात्र एक इंसान है, मानव है। फिर अगले पल ही मैं रियलाइज़ करूँगा, नहीं, गॉड डज एग्जिस्ट, क्योंकि मैं ही हूँ गॉड, है ना। तो फिर वहाँ पे अहंकार, ये सारी चीज़ें तत्व पनपते चले जाएगी, एक ही तत्व से अनगिनत लाख और तत्व बना दी है। ऐसे चीज़ें विकृत हुई है, विकृत का मतलब विस्तारित हुई है, ठीक है, निर्मित हुई है, क्रिएट एंड ऑपरेट से, स्वयं और अहम के बदलावों से, ठीक है, और दोहरावों से। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि देखो, इवेंचुअली चीज़ का क्या है, बचपन में जब मैं इमेच्योर था तो मैं ये थिंकिंग करूँगा, यार क्या बोलते हैं, जब मैं बचपन में इमेच्योर था तो मैं ये थिंकिंग करूँगा, यार क्या बोलते हैं, अगर इन नियमों का पालन कर लिया तो जीवन। तो पहले तो हमें यही समझ में आ गया कि मुझे इतनी सूझबूझ थी नहीं जो मैं इन नियमों का पालन करूँ, क्योंकि मैं बालकपन में तो इन्फ्लुएंस ही होऊंगा ना, प्रभावित होऊंगा। जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ होऊंगा या जन्म लिया होगा शरीर में, तो शरीर ये थोड़ी ना जानता होगा मैं कौन हूँ, एक बच्चा थोड़ी ना जानता मैं कौन हूँ अभी। वो अपनी पहचान बनाएगा, या तो इस वातावरण बनाएगा, या वो पुनर्जन्म की अपनी बातें, जब बातें उसकी दोहराएगी, प्रकृति में दोहराएगी, तो उसकी मूल पहचान उसको पता चल जाएगी, ठीक है ना। और वो जीवन में ही दोहराएगा ये सारी चीज़ें, उसी इल्यूजन्स में ही जानेगा कि वो है कौन, ठीक है, क्योंकि इल्यूजन में ही वो सब कुछ भूला है। इल्यूजन से पहले उसे सब कुछ ज्ञात था, इल्यूजन के बाद उसे भूला है, और इल्यूजन्स में ही वो जानेगा, तभी उसकी मृत्यु होगी, वरना उसकी मृत्यु भी नहीं। मतलब यूँ समझ लो, ताली ली, ताला लगाया, अब ताला तभी खुलेगा और मृत्यु तभी होगी। मान लो शरीर है, ये शरीर में आने से पहले ताली हाथ में थी, तभी शरीर में आ पाए, वरना ये ताला बंद था, इसमें आ नहीं सकते थे। ताली खोली, इसके अंदर आ गए,
कमरे में, अब ताला वापस लगा लिया। अब जब तक ताली नहीं खोजोगे, जब तक इस शरीर से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं है, मृत्यु का भी कोई रास्ता नहीं है, तो जन्म और मृत्यु कुछ नहीं है, एक ही रास्ता है आने जाने का। तो मुख्यतः यहाँ पे एक ही समझ में आती है। और दूसरी क्या समझ में आती है? दूसरी ये समझ में आती है कि जब समय से पहले था, तो समय के बाद जब मैं चीज़ों में आया, कठिनाइयाँ पैदा हुई, ये सब चीज़ें पैदा हुई, है ना, तो वहाँ पे मेरा एक और रूप भी दिखा, जो बेहतर रूप, संघर्षीय रूप, है ना, ये सब चीज़ भी दिखी। और साथ में एक और चीज़ दिखी कि क्या बोलते हैं, जो पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति आधा जानता था, नियमों पे जा सकता था। ये व्यक्ति समय से पहले प्राप्त करने की सोचता था, समय से पहले प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या होगा? दिमाग कहेगा, धीरे धीरे सीखेगा कि समय के साथ चीज़ें सीखी जाती है, समय के संग बेहतर बना जाता, समय के संग वो करा जाता। अब यही समय ही खेल खेल देगा कि समय ही अपने आप को दौड़ाता रहेगा। जब समय अपने आप को दौड़ाता रहेगा तो ज्ञानी पे ज्ञानी, ज्ञानी पे ज्ञानी होता चला जाएगा, निकलता। और यही चीज़ें व्यक्तित्व तय करती है कि इवेंचुअली चेंज हो गया। जो सेकंड चीज़ थी वो यही थी कि पहली चीज़ तो ये थी कि भाई जब मैंने नियम लिखे कि अगर तुम सही तरीके से चलते हो तो समय बहुत कम लगेगा आपको विकसित होने में, विकासशील होने में, डेवलप होने में। मैंने एक मैच्योर परफेक्ट पर्सन की चीज़ लिख दी, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक इम्परफेक्ट पर्सन हूँ, एक रियल पर्सन हूँ। तो अब क्या हुआ, जब मैं दूसरे पक्ष में गया, तो दूसरे पक्ष में जाती ही मैंने ये रियलाइज़ करा, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ वो सब जो मुझे बोलना था, अभी याद आया था, मैं फिर भूल गया। दूसरे पक्ष में जाते ही मुझे ये याद होगा कि भाई मान लो मैंने ये इवेंचुअली परफेक्ट जो चीज़ करी, अब मान लो मैं विकसित नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या कहूँगा, हे ऊपर वाले, हे मेरी ही आत्मा, हे गॉड, तूने मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा? मैं क्योंकि देखो, मान लो मैं बेशक कितना भी जानता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, आज नहीं कामयाब होऊंगा, 10 साल बाद कामयाब होऊंगा, पर अगले दिन उठ के मैं कहूँगा आज भी मैं कामयाब नहीं हूँ, फिर उसके अगले दिन उठ के भी आज भी कामयाब नहीं हूँ। 6 महीने 4 महीने बाद मेरा हौसला टूटने लग जाएगा कि क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊँगा। बस ये चिंतन, ये सोच अब इतने जन्म तो ये यही तय कर देगी जो बर्बादी के हो गए, जिसे कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, और यही नेगेटिव थिंकिंग समय बीतने के बाद जब 10 साल पूर्ण होने वाले होंगे, तब ये नेगेटिव थिंकिंग ही मुझे इस तरीके के हुनर दे देगी, इस तरीके की काबिलियतें दे देगी कि किसी व्यक्ति ने महसूस नहीं करी होगी कि एक व्यक्ति फिलोसोफर भी बन सकता है, एक व्यक्ति लीडर भी बन सकता है, मतलब डिक्टेटर भी बन सकता है, एक व्यक्ति क्या बोलते हैं एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, एक व्यक्ति एक इन्वेंटर भी बन सकता है। अनेकों क्रियाएँ, अनेकों कला, एक एग्जीक्यूटर की फॉर्म में, मैनेजर की फॉर्म में, और एक क्या बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन की फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म्स पाके रखी है। ठीक है, तीनों फॉर्म ये पाके रखी है। और यही चीज़ है कि ध्यान रखना, आपको 3 रूप हो गए आपके। एक ज्ञानी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, पैसा धन कोई समाज तय नहीं करता। जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अपना जीवन सुधार लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। और दूसरी चीज़, एग्जीक्यूटर के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। जो एग्जीक्यूट करना जानता है वो संसाधनों को अपने अनुसार जुटाई लेता है। ठीक है, और तीसरी चीज़, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट करना जानता है, तो चीज़ों को व्यवस्थित करना जानता है, सबसे ज़्यादा ताकत उसी के पास है। ये हमेशा ध्यान रखना। अथॉरिटी हमेशा किसी व्यवस्थित या एक लीडर के पास ही होगी, डिक्टेटर के पास ही होगी, जिसे लीडरिंग करनी आती है। और CEO के अंदर तीनों क्वालिटी होती है, अर्थात एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर तीनों क्वालिटी होती है कि वो अपनी कंपनी में नॉलेज भी लाता है, कंपनी में एक आइडियाज़ भी लाता है, साथ में अपनी कंपनी में एग्जीक्यूट भी करता है, और अपनी कंपनी को एग्जीक्यूट करवाता भी, मतलब व्यवस्थित भी रखता है, मैनेजमेंट भी रखता है। तो CEO कुछ नहीं है कि इंटेलिजेंट पर्सन की फॉर्म है। और इंटेलिजेंट के 3 रूप हो जाते हैं यहाँ पे, जो हमें दिखते हैं, गॉड, डेविल एंड गॉड फादर। बस अगर मैं मूल्य का आंसर बताऊँ, बाकी मैंने ये बताया कि दूसरे वाले में क्या होगा, इवेंचुअली चेंज होने की सोचूंगा तो वहाँ पे मेरी नेगेटिव थिंकिंग मुझे बर्बाद भी कर देगी, जिससे कई अनंत रूप पैदा हो जाएंगे जो कि रिग्रेसिव होएंगे। और फिर आखिर में जब वो 10 साल पूर्ण होने वाला होगा, एक समय काल पूर्ण होने वाला होगा, तो चक्कर पूर्ण होने वाला होगा, तो मुझे ज्ञात भी हो जाएगा। और फिर वो जो चीज़ें मिलने लगेगी, वही नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर ये योग्यता पनपन आ गई कि मैं आज उस चीज़ के हकदार हूँ। और क्या होगा, बस यही चीज़ हुई कि मैनुअली मैंने ये सब चीज़ें पा ली, मैनुअली मैंने ये सब चीज़ें प्राप्त कर ली। और यही मेरी पूरी वर्ल्ड ऑफ लाइफ थी कि
इवेंचुअली चेंज, तुरंत चेंज नहीं होता, परंतु ये है आज 2 महीने पहले ये हमेशा रियलाइज़ करो, क्या मैं जो 2 महीने पहले था, क्या मैं अब बिल्कुल वैसा हूँ या मैं उससे कुछ अलग हूँ? तो मैं कहूँगा मैं टोटली अलग हो चुका हूँ। पहले जो मैं सोच रखता था वो कम एलिमेंट्स की थी। पहले जब मैं कामयाबी लिखता था तो मैंने एक परफेक्ट पर्सन टोटली लिख दिया था, पर अब मैंने प्रोसेस लिखी है उसकी कि एक एक स्टेप क्या है बनने का। पहले मैंने लिख दिया था एक परफेक्ट पर्सन होता कौन है, बट रियलिटी में आपको केवल परिणाम नहीं देखना, कारण देखना है कि समय के संग धीरे धीरे कैसे बन पाए व्यक्ति। आप हमेशा ध्यान रखना, कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही सेंटेंस है। जो व्यक्ति यूँ पूछता है कि आप ऐसा क्या काम करा आपने कि आप कामयाब करोगे, तो वो हमेशा गरीब रहता है, क्यों? उसे उसका पूर्ण उत्तर नहीं देगा। पर आप यूँ पूछो कि आपको ऐसी क्या क्या चुनौती आई कि आपने अपने आप को बदला, और प्रत्येक समय अपने एक सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास करें। जब वो बताने लगेगा ना व्यक्ति, आप यूँ ध्यान रखो, आपके दिन, साल, महीने वो खा जाएगा। क्योंकि हकीकत में सक्सेस इज़ नॉट ईजी, सक्सेस हमेशा मुश्किल होती है। जब वो बताएगा ना तो आपको पता चलेगी कि असली संघर्ष होता क्या है लाइफ में। कहना आसान होता है कि संघर्ष करके भाई मैं आज कामयाब हो गया, व्यक्ति भूल जाता है कि संघर्षों के टाइम पे मैं 10 बार रोया था, 10 बार, या हो सकता है हज़ारों बार रोया था, मैं लाखों बार। इतना बड़ा डिक्टेटर होने के बाद भी मैं लाखों बार अपने घुटने पे गिर कर रोया हूँ। वो ये भूल जाता क्योंकि उसे आज की चौनो चांदनी दिखनी होती है। पर हकीकत में ये था कि समय ने इतना रुलाया था कि उसने अपने आप को इतना तोड़ा, इतना बनाया कि आज उसे वो समय याद नहीं आता। ये है संघर्ष, ये है लाइफ ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। तो रियलिटी में ये सारी चीज़ें बनी कैसे? योग्यता ऐसे नहीं पनप जाती, योग्यता समय के साथ पनपती है। वो समय क्या, प्रतिपल मैं टूट रहा था, प्रतिपल मैं वापिस जुड़ रहा था, मैं बार एक प्रतिपल मैं अपने आप को चेंज कर रहा था, मैं उस लायक बना रहा था जो मैं लायक नहीं था। जिस समय मैंने एक परफेक्ट व्यक्ति की कल्पना तो कर दी थी, और मुझे ये नहीं पता थी उस परफेक्ट व्यक्ति तक बनने की वो प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस प्रत्येक पल में ज्ञात कर रहा, प्रत्येक पल में गलती कर रहा, मतलब पल और फल दोनों एक ही है। फल द्वारा ही फल प्राप्त होता है। कि मतलब फल क्या थी कि जब मैं टूट रहा तभी मुझे कुछ मिल रहा, जब मैं दुनिया को दे रहा तभी मुझे कुछ प्राप्त हुआ। मैं व्यवहारिक संबंध दर्शा रहा हर पल, और आज मैं इतना लायक हूँ। बस यही ज़िंदगी है, और क्या। इवेंचुअली हाउ चेंज डेविल, कैसे एक डेविल चेंज होता है इवेंचुअली, वो कैसे थिंक करता है और रिस्पेक्ट करता है टाइम की।